अस्सलामु अलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। रात गहरी हो रही थी। मैं 10 बजे अपने गांव से निकला था और मेरे ख्याल में अब 12 बजने वाले थे या बज चुके थे। मेरी मंजिल सोडेवाल थी। सोडेवाल हमारे गांव से कोई 2.5-3 घंटे की मुसाफत पर था। वहाँ मेरी खाला रहती थी। अम्मा जी का एक ज़रूरी पैगाम लेकर मैं खाला के घर जा रहा था। जब मैं गांव से निकलकर पक्की सड़क पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि आखिरी लारी चंद मिनट पहले गुजर चुकी है। पहले तो मैंने सोचा कि वापस चला जाऊं, लेकिन फिर काम की अहमियत के पेश नज़र मैंने पैदल ही सोडेवाल जाने का फैसला कर लिया। मैं चूंकि घर से खाना खाकर निकला था, इसलिए मेरा ख्याल था कि इस तरह खाना भी हजम हो जाएगा। पहले तो मैं पक्की सड़क पर चलता रहा, फिर शॉर्टकट के लिए खेतों में मौजूद पगडंडी पर उतर गया और छोटी छोटी पगडंडियों पर रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। खेतों में शायद पानी लगाया गया था, क्योंकि मुझे चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। एक बार तो कीचड़ में गिरते गिरते बचा, लेकिन फिर संभल गया। उस दिन कमबख्त अंधेरा भी कुछ ज्यादा ही था। हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। मेरा ख्याल था कि शायद बारिश हो, लेकिन खुदा का शुक्र हुआ और मैं रेलवे लाइन के करीब तक पहुंच गया। दूर से सिग्नल की बत्ती देखकर मैंने अंदाजा किया कि अब रेलवे लाइन आने वाली है, क्योंकि वैसे तो अंधेरे में 5-6 फुट से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रेलवे लाइन के पार मेरी मंजिल थी, खाला का गांव। रेलवे लाइन से कोई 1 मील की मुसाफत पर था और मुझे पूरा यकीन था कि मैं आधे घंटे बाद घर में बैठा हूँगा। मैं ये भी सोच रहा था कि पता नहीं इस पैगाम में क्या खास बात है जो अम्मा ने रात के 10 बजे ये पैगाम देकर भिजवाया है। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि रेलगाड़ी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। दूर से इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ करीब आती गई। थोड़ी देर में मैंने रेलगाड़ी का हेवला भी देख लिया। रात का वक्त था, इसलिए रेलगाड़ी का हेवला ही नजर आ रहा था। अजीब बात थी कि ड्राइवर ने इंजन की लाइट नहीं जलाई थी। हालांकि इस कदर अंधेरे में गाड़ी की लाइट ज़रूर जली होती है। सिर्फ एक डब्बे में रोशनी हो रही थी। ये इंजन के पीछे शायद गाड़ी का 4था या 5वां डब्बा था। एक गाड़ी करीब आती गई। डब्बे मेरे सामने से गुजरने लगे और फिर जो ही गाड़ी का 5वां डब्बा मेरी नज़रों के सामने आया, मैं उछल पड़ा। मेरे सामने खौफनाक मंजर था। 2 अफराद डब्बे के दरवाजे में एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक शख्स दरवाजे के पास डब्बे के फर्श पर गिरा हुआ था, जबकि दूसरा उसे रेलगाड़ी से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। उसे ठोकर पर ठोकर मार रहा था। नीचे गिरे हुए शख्स ने दरवाजे के बाहर मौजूद रॉड को मजबूती से पकड़ा हुआ था, इसीलिए ठोकर मारने वाला अभी तक अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका था। और फिर मेरे देखते ही देखते ठोकरें मारने वाले शख्स ने अपनी जेब से खंजर निकाला और नीचे गिरे हुए शख्स के सीने में घोंप दिया। उस शख्स के हलक से एक चीख निकली और पलक झपकते में वो रेलगाड़ी से नीचे आ गिरा। खंजर मारने वाले ने उसे ठोकर मारकर नीचे गिरा दिया था। ये सारा खेल देखते ही देखते मुकम्मल हो गया था। दूसरे ही लम्हे रेलगाड़ी शोर मचाती हुई मेरे सामने से गुजर गई। एक लम्हे के लिए तो मैं सुन होकर रह गया, लेकिन फिर तेजी से उस तरफ दौड़ा। वो बदकिस्मत बिल्कुल पटरी के साथ गिरा हुआ था। उसके करीब पहुंचते ही मैं ठिठक कर रुक गया। उसके हलक से जिंदगी की आखिरी आवाज़ निकल रही थी। सीने से खून उबल उबल कर बाहर आ रहा था। मेरे देखते ही देखते उसके हलक से आखिरी हिचकी निकली और उसने दम दे दिया। कत्ल, मेरे मुंह से खौफ भरी आवाज़ में निकला। मेरे सामने अभी अभी कत्ल हुआ था और लाश मेरे सामने ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसी लम्हे मुझे अपने पीछे आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नज़र न आया। शायद मेरा वहम था या फिर हवा की सरसराहट से मुझे महसूस हुआ था। हवा एकदम तेज़ हो गई थी। उसी लम्हे चांद एक बार फिर बादलों की ओट में चला गया और हर तरफ गहरा अंधेरा हो गया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं आबादी से 1 मील दूर एक लाश के पास खड़ा हूँ और इस वक्त रात के 12 बजे हैं। मैंने ज़िंदगी में खौफ को पहली मर्तबा अपने ऊपर मुसल्लत पाया। मैंने तेज़ी से पटरी अबूर की और फिर तेज़ तेज़ कदमों से सोडेवाल की तरफ बढ़ने लगा। मैंने यही फैसला किया था कि जितनी जल्दी हो सके चौधरी निसार की हवेली तक पहुंच जाऊं और वहां के मुलाजिमों से कहूं कि वो घोड़ों पर जाकर उस बदकिस्मत की लाश उठा लाएं। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चल रहा था। दफातन मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चला रहा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन अपने पीछे किसी को ना पाकर फिर सीधा हो गया। शायद मुझे वहम हुआ है। मैं ये सोचकर अपने आप को मज़ीद खौफज़दा नहीं करना चाहता था कि कोई पुरस्रार शे मेरा ताक़ुब कर रही है।
25 कदम मजीद चला हूँगा कि अचानक फिर कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार आवाज़ बहुत वाज़ेह थी। यूं लगा था जैसे कोई मुझसे सिर्फ 1 गज के फासले पर मौजूद है। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन नतीजा वही, पीछे कुछ नहीं था। दूर दूर तक खेत फैले हुए थे, किसी इंसान का साया तक नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। फिर जो ही एक मोड़ मुड़ा, ठिठक कर रुक गया। थोड़े फासले पर एक आदमी खेतों में दूसरी तरफ रुख किए हुए बैठा था। पास ही एक लालटेन पड़ी थी। आधी रात के वक्त ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है, मैंने सोचा। उसी वक्त उस शख्स ने मुड़कर देखा। कौन है, उसने पूछा। मुसाफिर हूँ, सोडेवाल जा रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। वो शख्स लालटेन उठाकर मेरी तरफ बढ़ा। इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो साहब, उसने पूछा। इस वक्त तुम्हारा ये जानना ज़रूरी नहीं। अभी अभी पटरी के पास एक कत्ल हो गया है और लाश वहाँ पटरी के पास पड़ी है। लाश? वो शख्स हैरत से उछल पड़ा। हाँ, लाश। तुम जल्दी से मेरे साथ चौधरी निसार की हवेली तक चलो, ताकि उसके मुलाजिम घोड़ों पर आकर ये लाश उठाकर ले जाएं, वरना जंगली जानवर लाश की बेहुरमती कर देंगे। लगता है आज फिर कोई आलम कसाई का निशाना बन गया। बेचारा मुसाफिर, वो शख्स बुड़बुड़ाया। ये आलम कसाई कौन है, मैंने चौंक कर पूछा। डाकू है साहब, उस शख्स ने कहा। इस तरफ के इलाके में उसने 3-4 माह से अंधेरा फैला रखा है। अब तक 4 कत्ल कर चुका है। होगा कोई। बहरहाल यह कत्ल उसने नहीं किया। यह कत्ल चलती रेलगाड़ी में हुआ है। किसी जालिम ने उसे कत्ल करके चलती रेलगाड़ी से नीचे फेंक दिया है, मैंने कहा। वो शख्स मेरी बात सुनकर चौंक पड़ा। चलती ट्रेन में? ये कब की बात है साहब, उसने हैरत से पूछा। अभी की और कब की? और तुम क्या ये सवाल किए जा रहे हो? चलो मेरे साथ जल्दी से, मैंने तेज लहजे में कहा। माफ़ करना साहब, मैं हैरान इसलिए हुआ हूँ कि यहाँ मैं 9 बजे से मौजूद हूँ। मैंने तो किसी रेलगाड़ी की आवाज़ नहीं सुनी, उस शख्स ने कहा। क्या मतलब? क्या तुम्हें उस रेलगाड़ी की आवाज़ नहीं आई जो अभी 10 मिनट पहले यहाँ से गुजरी है, मैंने हैरत से कहा। नहीं साहब, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी, उसने वसूख से कहा। तुम अपने काम में मगन हो गए, इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा, वरना रेलगाड़ी की आवाज़ तो सन्नाटे में मीलों दूर तक सुनाई देती है, मैंने कहा। हो सकता है साहब आपकी बात ठीक हो, लेकिन गांव तक पहुंचते और फिर वहां से मुलाजिमों को आते कम से कम घंटा तो लग जाएगा, उसने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो, मैंने कहा। मेरा मतलब है कि साहब आप ये लालटेन ले जाएं और लाश के पास जाकर ठहरे। मैं इतनी देर में गांव से चौधरी साहब के मुलाजिमों को लेकर आता हूँ, वरना हमारे पहुंचने तक हो सकता है जानवर लाश के साथ कुछ कर दें। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं कोई डरपोक आदमी नहीं था, लेकिन इस तरह आधी रात वीराने में एक लाश के करीब रुकने के तसव्वुर से मैं लरजने लगा। आप डरे मत साहब, अगर आप लाश के करीब नहीं रुक सकते तो मैं रुक जाऊंगा। आप गांव से मदद ले आइए, मुझे लाश के करीब रुकने में कोई खौफ महसूस नहीं होगा। मेरा नाम करमू है। पूरे गांव में मेरे जैसा बहादुर और बेखौफ आदमी कोई नहीं। आप सिर्फ मेरे साथ चलकर मुझे वो जगह दिखा दें। ठीक है, आओ मेरे साथ, मैंने कहा। हम दोनों पटरी की तरफ बढ़ने लगे। अब करमू आगे था और मैं उसके पीछे चल रहा था। रेलवे लाइन के पास पहुंचकर करमू रुक गया। कहाँ पड़ी है लाश, उसने मुड़कर पूछा। उस तरफ, मैंने एक तरफ इशारा किया। करमू उस तरफ बढ़ गया। उसी वक्त फिर मुझे अपने पीछे आहट सुनाई दी। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा, मगर कुछ नहीं था। घुप अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। ये आहट मुझे तीसरी मर्तबा सुनाई दी थी और अब मुझे अजीब से अंदेशों ने घेरना शुरू कर दिया था। मैं तेजी से करमू की तरफ बढ़ा। करमू लालटेन लिए पटरी के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आपको याद है यही जगह थी, उसने मुझे करीब आता देखकर कहा। हाँ भाई, ध्यान से देखो, वो रहा बड़ा पत्थर, उसके करीब ही गिरी थी। मैंने हाथ से उसकी तरफ इशारा किया। करमू आगे बढ़ गया, लेकिन फिर मायूसी से सर हिलाकर बोला, नहीं साहब, यहाँ कुछ नहीं है। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मैंने झुंझुलाकर कहा। मेरी आंखों के सामने कत्ल हुआ है और लाश यहाँ पड़ी थी और तुम इसे गलतफहमी कह रहे हो। अब मैं क्या कहूँ साहब, मैंने तो रेलगाड़ी की आवाज़ नहीं सुनी, करमू ने अपनी बात दोहराई। ध्यान से देखो, मैंने फिर कहा। कुछ नहीं है साहब, आपने जागते में ख्वाब देखा होगा, वरना यहाँ से तो 10 बजे के बाद कोई रेलगाड़ी ही नहीं गुजरती, करमू ने जवाब दिया। करमू की बातें मुझे गुस्सा दिला रही थी। अजीब बेवकूफ़ आदमी था। मैंने खुद अपनी आंखों से रेलगाड़ी गुजरते और फिर उस बदनसीब को गिरते हुए देखा था, और वो कह रहा था कि 10 बजे के बाद यहाँ से कोई रेलगाड़ी ही नहीं गुजरती।
احمق، میں بڑبڑایا۔ میں لاش کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑا رہا تھا، لیکن بے سود، اور ویسے بھی اب تو ہمارے پاس لالٹین بھی تھی جس کی روشنی کافی تھی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لاش وہاں سے اٹھ کر 2 میل دور جا لیٹی ہو۔ کچھ نہیں ہے صاحب، آپ کا وہم ہوگا، کرمو نے کہا۔ چلو پھر واپس، میں نے کہا۔ اسی وقت ہوا کا ایک جھونکا آیا اور لالٹین بجھ گئی۔ کیا مصیبت ہے، کرمو کے منہ سے نکلا، اور پھر مجھے اس کی جیبیں ٹٹولنے کی آواز آئی۔ شاید وہ ماچس تلاش کر رہا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں یہ چیزیں وقت پر کیوں نہیں ملتی۔ مجھے اس کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ ابھی میں نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ کیا ہوا صاحب، کرمو نے پوچھا، لیکن میں اس کی بات کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس خیال سے مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہو رہے تھے کہ میں کسی انسانی جسم سے ٹھوکر کھا کر گرا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ لاش تو پٹری کی دوسری طرف تھی، اس طرف کیسے آ گئی؟ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ کرمو، میں پوری قوت سے چلایا کہ کیا ہوا صاحب؟ کرمو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، لاش، ادھر لاش پڑی ہے۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اسی دوران میں نے ٹٹول کر دیکھ لیا تھا، وہ واقعی کوئی انسانی جسم تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ لاش تو پٹری کی دوسری طرف تھی، کرمو نے حیرت سے کہا۔ میں اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہے صاحب لاش؟ کرمو نے لالٹین کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ یہاں، یہ پڑی ہے۔ میں نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میرا ذہن بھگ سے اڑ گیا۔ وہاں لاش تو درکنار خون کا دھبا تک نہیں تھا۔ لالٹین کی روشنی میں 4-5 فٹ کا حصہ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن لاش، مجھے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ میں لاش سے ٹھوکر کھا کر گرا تھا، اور لاش کو وہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کدھر گئی؟ کدھر گئی؟ کدھر جا سکتی ہے؟ میں نے پاگلوں کی طرح کرموں سے لالٹین چھین کر ادھر ادھر چکرانا شروع کر دیا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ صاحب کچھ نہیں ہے، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں سے رات 10 بجے کے بعد کوئی ریل گاڑی ہی نہیں گزرتی، کرمو نے پھر کہا۔ تو پھر مجھے ٹھوکر کس چیز سے لگی تھی؟ میں نے کہا۔ کوئی پتھر ہوگا صاحب، کرمو نے آہستہ آواز میں کہا۔ اسی وقت لالٹین پھر بجھ گئی۔ کیا مصیبت ہے، میں غصے سے بڑبڑایا۔ کرمو کی بڑبڑاہٹ سنائی دے رہی تھی، شاید وہ ہوا کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ 2 منٹ گزر گئے، لیکن مجھے ماچس جلتی دکھائی نہ دی۔ کرمو ماچس کیوں نہیں روشن کر رہے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ صاحب ماچس نہیں مل رہی، کرمو نے جواب دیا۔ میں خود حیران ہوں صاحب، میں نے تو قمیض کی جیب میں رکھی تھی، کرمو نے کہا۔ دھیان سے دیکھو، میں نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں صاحب، یہ میرا اپنا علاقہ ہے، مجھے یہاں کے ایک ایک پتھر کا علم ہے، ہمیں گاؤں تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ چلو، میں نے کہا۔ پھر ہم دونوں آہستہ آہستہ گاؤں کی طرف چل پڑے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ہم گاؤں میں پہنچ گئے۔ چند ایک گھروں میں روشنی ہو رہی تھی۔ آپ کس کے گھر جائیں گے؟ میں آپ کو پہنچا دوں، کرمو نے کہا۔ میں نے حفیظ کے گھر جانا ہے، لیکن میں چلا جاؤں گا، تمہارا شکریہ، میں نے کہا۔ اچھا صاحب، میں چودھری نثار کی حویلی جاتا ہوں، پھر انہیں ساتھ لے کر ریلوے پٹری تک جاتا ہوں، شاید لاش مل جائے، کرمو نے کہا۔ پھر وہ ایک طرف اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں خالہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے دستک دی۔ کون ہے؟ 3-4 دستک کے بعد اندر سے آواز آئی۔ میں ہوں، سلیم، میں نے کہا۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازہ خالہ زاد حفیظ نے کھولا تھا۔ خیریت سلیم بھائی؟ حفیظ نے حیران ہو کر کہا۔ وہ مجھے آدھی رات کو اس طرح دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ بھائی مجھے اندر تو آنے دو، میں نے کہا۔ اوہ، معافی چاہتا ہوں سلیم بھائی۔ حفیظ اتنا کہہ کر دروازے سے ہٹ گیا۔ میں اندر داخل ہو گیا، پھر وہ مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ باقی سب گھر والے سو رہے تھے۔ ہاں سلیم بھائی، آپ نے بتایا نہیں کہ رات کو اس وقت؟ آپ کو پتہ ہے کہ 3 بجنے والے ہیں، حفیظ نے میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، مجھے پتہ ہے، مجھے تو جلدی آ جانا تھا، بس ایک وجہ سے دیر ہو گئی۔ کیا وجہ؟ حفیظ نے کہا۔ صبح بتاؤں گا، میں نے کہا، اور بستر پر دراز ہو گیا۔ حفیظ بھی اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ پھر ہم دونوں سو گئے۔ میری آنکھ کھلی تو 12 بج چکے تھے۔ اٹھ کر باہر آیا۔ خالو صحن میں بیٹھے حقہ پی رہے تھے، خالہ ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ خالو نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں خالو، میں نے جواب دیا۔ صبح حفیظ نے بتایا کہ تم آئے ہوئے ہو، ہم تو بہت حیران ہوئے کہ ایسی کیا بات تھی، خالو نے کہا۔ کچھ نہیں خالو، جب میں گاؤں سے نکلا تو آخری لاری جا چکی تھی، میں نے سوچا کہ پیدل ہی سیر کرتا چلوں، اور ہاں، اماں نے ایک پیغام دیا تھا۔ میں نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر خالہ کی طرف بڑھا دیا۔ کیسی ہے میری بہن؟ خالہ نے پوچھا۔ اچھی ہیں، آپ کو یاد کر رہی تھی۔
और ये हफीज़ किधर है? मैंने पूछा। बेटा वो ज़रा चौधरी निसार की हवेली तक गया है, अभी आता ही होगा। मैंने ज़रा काम से भिजवाया है, खालू ने जवाब दिया। मैं रात वाले वाक़ये का तज़करा करना चाह रहा था, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश रहा कि हफीज़ को आ लेने दो, देखूं वो क्या खबर लाता है। इतना मुझे यकीन था कि रात को चौधरी निसार के मुलाजिमों को लाश मिल गई होगी, और हो सकता है अब तक बात पुलिस के इल्म में भी आ चुकी हो। खालू हुक्का पीते रहे और मैं हफीज़ का इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर में हफीज़ आ गया, लेकिन मैं उसका चेहरा देखकर चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। सलीम भाई, रात आप करमू के साथ आए थे? हफीज़ ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा। चौधरी निसार की हवेली में बातें हो रही थी, माफ़ कीजिएगा। सलीम भाई, वो आपको खपती कह रहे थे, हफीज़ ने कहा, और मैं चौंक पड़ा। चौधरी निसार का मुलाजिम बता रहा था कि रात को करमू ने आकर उन्हें बताया कि वहाँ पटरी के पास एक लाश पड़ी है। वो रात के 3 बजे घोड़ों पर सवार होकर वहाँ गए। उनके पास बड़ी टार्च थी। उन्होंने पटरी के आसपास दोनों तरफ का काफ़ी रकबा देखा, लेकिन लाश तो क्या, उन्हें खून का एक धब्बा तक नजर न आया। उन्होंने करमू की अच्छी खासी बेइज्जती की, लेकिन वो कस्में खाने लगा कि उसका कोई कसूर नहीं। उसे पटरी के पास कोई मुसाफिर मिला था, जिसने उसे बताया कि किसी ने चलती रेलगाड़ी में से किसी मुसाफिर को कत्ल करके फेंक दिया है और लाश वहाँ पटरी के पास पड़ी है। वो उसी वक्त उसके साथ गया, लेकिन लाश उसे नज़र नहीं आई। अब वो आपके मुतालिक बातें कर रहे थे कि पता नहीं कौन था जिसने रात के 3 बजे उनकी परेड करा दी। वैसे सलीम भाई, आपको ये तमाशा करने की क्या सूझी? हफीज़ ने कहा। क्या बात है सलीम बेटे, क्या हुआ था? खालू ने मेरी तरफ देखकर कहा। तो मैंने रात का सारा वाक़या उन्हें सुनाना शुरू कर दिया। खालू बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुन रहे थे। जूं जूं मैं बोल रहा था, उनके चेहरे की शगुफ्तगी आहिस्ता आहिस्ता गायब होती जा रही थी। मैं पूरा वाक़या सुनाकर खामोश हुआ तो हफीज़ से बोले, हफीज़ बेटा, अंदर मेरी अलमारी में इमाम ज़ामिन रखा है, वो ले आओ। खैरियत खालू जान, ये इमाम ज़ामिन की अचानक ज़रूरत क्यों पेश आ गई? मैंने कहा। इमाम ज़ामिन आ जाए तो फिर बताता हूँ, खालू ने जवाब दिया। हफीज़ अंदर से इमाम ज़ामिन लेकर आया तो खालू उसके हाथ से लेकर मेरी तरफ बढ़े। बेटा अपना हाथ आगे करो। मैंने हैरत भरी खामोशी से अपना हाथ आगे करके इमाम ज़ामिन बंधवा लिया। इसे अब खुद से अलहदा मत करना, खालू ने कहा। ठीक है खालू जान, लेकिन ये तो बताइए कि आप मेरी बात सुनकर इतना परेशान क्यों हो गए थे? वही बताने जा रहा हूँ, खालू ने कहा। फिर वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखते रहे। उनके चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि वो जहन पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो बोले, तुमने जो बात बताई है सलीम बेटे, वो हर्फ ब हर्फ सही है। तुमने कोई ख्वाब नहीं देखा। बाकी रहा ये सवाल कि तुम्हें और चौधरी निसार के मुलाजिमों को लाश क्यों नहीं मिली, तो इसका जवाब यह है कि लाश वहाँ थी ही नहीं। क्या मतलब खालू? अगर मैंने जो कुछ देखा वो सही था, ख्वाब नहीं था, तो लाश को भी वहाँ होना चाहिए था, मैंने हैरत से कहा। इसकी वजह यह है कि जो वाक़या तुमने रात को देखा, वो वाक़या रात को पेश नहीं आया था। खालू की बात सुनकर मुझे एक और जहनी झटका लगा। क्या मतलब खालू? मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन खालू ने मेरी बात काट दी। पहले मेरी बात सुन लो, खालू ने कहा। मैं खामोश हो गया, लेकिन मेरे जहन में अजीबोगरीब सवालात उठ रहे थे। हफीज़ भी हैरत से खालू की तरफ देख रहा था। वाक़या दरअसल यह है कि खालू ने कहना शुरू किया, आज से 15 साल पहले उसी मकाम पर एक मुसाफिर की लाश मिली थी। उस बदनसीब को किसी ने चलती गाड़ी से पटरी पर फेंक दिया था। लाश के सीने में दस्ते तक एक खंजर घुसा हुआ था। मैं उन दिनों यहीं के थाने में हेड कांस्टेबल था। मेरे सामने वो लाश पटरी पर से उठाई गई थी। मकतूल के बारे में पता चला था कि वो बदनसीब डहरकी का रहने वाला था और अपने किसी अजीज से मिलने मेयुआबाद जा रहा था कि किसी संगदिल कातिल ने उसकी नकदी छीनकर उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। लेकिन ऐसा अक्सर हो जाता है। लेकिन खालू ऐसा क्यों होता है? और सबसे बढ़कर यह कि ऐसा हो कैसे जाता है? मैंने सवाल किया। पता नहीं बेटा, बहरहाल इत्मीनान की बात है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और हाँ, अब इतनी रात गए कभी तनहा सफ़र मत करना और इस इमाम ज़ामिन को भी बांधे रखना। मैंने इस बात में सर हिला दिया। हफीज़ उठकर अपने कमरे में चला गया। मैं खालू के साथ बैठकर बातें करने लगा। अचानक मुझे हफीज़ की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, सलीम भाई इधर आएं जल्दी। हफीज़ की आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। खुदा खैर करे, इस लड़के को क्या हुआ? खालू जल्दी से चारपाई से उठ खड़े हुए। मैं भी तेज़ी से हफीज़ के कमरे की तरफ बढ़ा। खालू मेरे पीछे से और ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे। क्या हुआ हफीज़? मैंने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लेकिन हफीज़ ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया।
وہ اس طرح ساکت کھڑا تھا جیسے کسی نے اس پر جادو کر دیا ہو۔ اس کی آنکھیں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ حفیظ ہوش میں آؤ، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ حفیظ نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھیں سلیم بھائی، اس نے کہا۔ کیا دیکھوں؟ میں نے کہا۔ اپنے جوتوں کی طرف دیکھیں۔ کیا ہوا ہے میرے جوتوں کو؟ اچھے بھلے تو ہیں، میں نے کہا۔ میں نے اپنے جوتوں کی طرف دیکھا۔ غور سے دیکھیں، غور سے، اس نے اپنے الفاظ دہرائے۔ پھر میں نے غور سے اپنے جوتوں پر نظر دوڑائی۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میری آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ جوتے میں نے 1 سال پہلے شہر سے خریدے تھے اور اس لحاظ سے یہ کافی پرانے تھے، لیکن ان پر لگے ہوئے خون کے نشانات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بالکل پرانے نہیں ہیں اور رات کے 10 بجے کے بعد ضرور کوئی ریل گاڑی گزری تھی۔ دوسرا پراسرار قصہ۔ اپنے وطن کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایک خوشبو مجھے اپنی روح میں اترتی محسوس ہوئی۔ اتنے برس دیار غیر لوگوں کے درمیان رہ کر جن کے دل ان کے چہروں کی طرح سفید ہو چکے تھے، میرے تمام احساسات جامد ہو چکے تھے، لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے منجمد احساسات کے سمندر میں کنکر پھینک کر ہلچل مچا دی ہو۔ میں نے ارد گرد طائرانہ نظر دوڑائی۔ ہر کوئی اپنے عزیزوں کی تلاش میں ادھر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میں نے اپنے قدم ہوائی اڈے کی وسیع عمارت سے باہر کی طرف بڑھا دیے۔ میرا گاؤں شہر سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ابھی میں کچھ قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تیزی سے میری طرف بڑھا۔ صاحب آئیے میرے ساتھ۔ اس نے میرے ہاتھ سے بیگ لیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ کہاں جانا ہے صاحب جی؟ سلطان پور۔ سلطان پور؟ صاحب وہ تو بہت دور ہے، میں پورے 1600 لوں گا، ڈرائیور نے پرسوچ انداز میں کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں ڈرائیور سامان ڈگی میں رکھ کر آ گیا۔ صاحب جی، میرا نام نبی بخش ہے، نئی ٹیکسی خریدی ہے۔ آپ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے، بالکل نئی نکور ہے۔ میں پکا ڈرائیور ہوں، شہر کا چپا چپا جانتا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ڈرائیور شاید بہت باتونی تھا، جو مسلسل بولے جا رہا تھا اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سننا پڑ رہا تھا۔ زوار علی، میں نے جواب دیا اور باہر چکنی سڑک پر نگاہیں مرکوز کر دیں۔ واہ صاحب، بہت پیارا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری ماں کو یہ نام بہت پسند تھا، کہتی تھی تیرے بیٹے کا نام رکھوں گی، مگر ہائی ری قسمت، میرا بیٹا ہی نہ ہوا اور اماں اسی آس میں چل بسی۔ وہ مسلسل اپنی ہانکیں جا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کوئی چیز اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھونس دوں، لیکن ضبط کی کوشش کرتے ہوئے میں مسلسل باہر دیکھ رہا تھا۔ میری ایک بیوی ہے قدسیہ، ہماری محبت کی شادی ہے، لڑائی بھی خوب کرتی ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا۔ میرے خیالات بھٹک کر گھر جا پہنچے۔ ماں مجھے دیکھ کر کتنی خوش ہوگی، اور زیبا؟ سوچتے سوچتے اچانک میں ڈرائیور کی آواز سے چونکا۔ صاحب جی، آپ کچھ کھائیں گے؟ لاؤں آپ کے لیے؟ نبی بخش باہر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ اس نے گاڑی ایک خستال ہوٹل کے سامنے روک رکھی تھی۔ ہاں، بس 1 کپ چائے۔ صاحب جی پہلے کچھ کھا لیں، پھر اکٹھے چائے پئیں گے۔ اور میرا جواب جانے بغیر واپس مڑ گیا۔ عجیب انسان تھا یہ، مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ میں دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آ گیا، ہاتھ میں سالن اور روٹی تھی، اور ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ تھا جو چائے پکڑے ہوئے تھا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے کھانا میرے آگے کیا۔ آخر اتنے برسوں کی بے حسی کا کچھ تو اثر باقی تھا بھی۔ لڑکے نے چائے کا کپ مجھے دیا اور چلا گیا۔ نبی بخش خاموشی سے کھانا کھاتا رہا اور پھر چائے کے خالی کپ اور برتن اٹھا کر واپس آیا۔ کچھ دیر میں واپس آ کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ صاحب، آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، نبی بخش نے گردن قدرے موڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بتانے کو تو بہت کچھ ہے، مگر مجھے بتانا نہیں آتا، میں نے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا۔ کیا مطلب صاحب؟ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تم دھیان سے ڈرائیونگ کرو۔ میں ایک دم کہیں کھوسا گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ شاید وہ میرے مزاج کو سمجھ چکا تھا، سو خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے ہی بارش نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ میں نبی بخش کو راستہ سمجھانے لگا۔ گاؤں میں کافی تبدیلیاں آ چکی تھی، مگر اتنی نہیں کہ میں پہچان نہ پاتا۔ کچھ دیر میں اپنی گلی کے سامنے موجود تھا۔ گلی تنگ تھی اور ٹیکسی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ بارش کی وجہ سے سب اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔
नबी बख्श ने मुझे सामान निकाल कर दिया और वापस गाड़ी में बैठ गया। मैं चंद कदम चला और फिर नबी बख्श की तरफ वापस पलटा। नबी बख्श, इतनी बारिश में तुम कहाँ जाओगे? मेरे साथ आ जाओ। नहीं साहब जी, इससे पिछले गांव में मेरी खाला का घर है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। नबी बख्श के जवाब से मैं कदरे मुतमईन हो गया। अभी मैंने गली में कदम रखा ही था कि बिजली चली गई। मैं इस आफत पर तिल मिला कर रह गया। नबी बख्श ने गाड़ी की लाइटें ऑन कर रखी थी। वो बाहर निकलकर मेरी तरफ बढ़ा। साहब, ये टार्च रख लें, काम आएगी। खुदा हाफिज। शुक्रिया, खुदा हाफिज, मैंने कहा। वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया और मैं गली में दाखिल हो गया। मैंने इर्द गिर्द देखा। मकानात की हालत अब पहले से कदरे बेहतर हो गई थी। अपने घर के सामने पहुंचकर मेरे पाँव ना जाने क्यों मन भर के वजनी हो गए थे। आखिर हिम्मत करके मैंने उस सब्ज रंग के दरवाजे, जिसका रंग जगह जगह से उड़ चुका था, पर दस्तक दी। कुछ पल इंतज़ार किया मगर अंदर से कोई आवाज़ ना पाकर फिर दस्तक दी। वक्फे वक्फे से बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे, जिससे माहौल खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे इस मकान में किसी ज़ीरो का नामो निशान ना हो। मैं सख्त कोफ्त महसूस कर रहा था। एक तो इतना तकलीफ दह सफ़र था, मेरा जिस्म थकन महसूस कर रहा था, मगर अंदर से मुकम्मल खामोशी के अलावा कुछ ना पाकर मेरा दिल चाहा अपना सर सामने दीवार से पटक दूं। आखिरकार मेरे सब्र का इम्तिहान ख़त्म हुआ और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। फिर हाथ में मोमबत्ती पकड़े हुए वजूद ने बाहर झांका। नाकाफ़ी रोशनी के बावजूद मैं पहचान चुका था कि वो बिलाशुबा ज़ेबा थी। मुझे देखकर उसने रास्ता छोड़ दिया। बारिश की वजह से मैं अच्छा खासा भीग चुका था। उसने रास्ता दिया तो मैं फ़ौरन अंदर दाखिल हुआ। वो दरवाज़ा बंद करके मेरी तरफ पलटी। मुझे पूरा यकीन था कि तुम एक दिन ज़रूर वापस लौट आओगे। देखा ना, मैं सच कहती थी। तुम आ गए, तुम वापस आ गए, वो खुशी से बोली। लेकिन ना तो उसकी आवाज़ में खनक थी और ना आंखें इस खुशी का साथ दे रही थी। आओ, मेरे पीछे आओ। मैं खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन मेरी नज़रें इर्द गिर्द बाकी अफराद की तलाश में घूम रही थी। लेकिन मैं ज़ब्त का दामन हाथ में थामे चला जा रहा था। घर में मौजूद गैर मामूली खामोशी से मुझे सख्त उलझन हो रही थी। माना कि रात हो रही थी और गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं, मगर अभी सिर्फ 8 ही तो बजे थे। मेरे जहन के अंदर बहुत सारे सवालात कुलबुला रहे थे। ज़ेबा की आवाज़ से मैं ख्यालात की दुनिया से बाहर आया। आप थक गए होंगे, इतना लंबा सफ़र किया है ना, फ्रेश हो जाए, मैं खाना लाती हूँ। वो कमरे में दाखिल हुई और दिया सलाई जलाकर मिट्टी का चिराग रोशन किया और बाहर चली गई। मैं चाहते हुए भी कोई सवाल न कर सका था। ज़ेबा तो ऐसे बात कर रही थी जैसे हम रोज़ मिलते हों। उसके अंदाज में ज़्यादा गर्म जोशी भी ना थी, बस आम सा रवैया था। और बाकी घर वाले न जाने कहाँ थे। सोच सोच कर मेरा दिमाग माफ हो रहा था। मैंने एक पल के लिए सोचों को दिमाग से धकेला और बाथरूम में घुस गया। मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर आया, ज़ेबा आ चुकी थी और साथ ही लाइट भी। अब मैंने कदरे गौर से ज़ेबा की तरफ देखा। ये वो ज़ेबा तो नहीं थी, ये तो कोई और थी। मैं हैरत से उसका चेहरा देखने लगा। ये मेरी ज़ेबा नहीं थी। एक निहायत संजीदा सूरत मेरे सामने थी। मेरी ज़ेबा के होंठों पर तो हमेशा हंसी होती थी। हर जगह उसकी हंसी के फव्वारे फूटते रहते थे। आम हालत में भी उसके होंठों पर मुस्कान होती और ज़िंदगी की चमक लिए हुए होती थी। मगर ये आंखें तो वैसी न थी। इनमें वीरानी और मुर्दनी छाई हुई थी, ज़िंदगी की किसी दमक के बगैर। अफसुर्दा आंखें और होंठ, जैसे कभी ज़िंदगी में मुस्कुराए ही ना हो। वो कई सालों की बीमार लग रही थी। आंखों के गिर्द सियाह हल्के उदासी में इजाफा कर रहे थे। सुर्ख सफ़ेद रंगत में जर्दियाँ घुली हुई थी। न जाने कितने ही पल यूं ही गुजर गए। मेरे इस तरह देखने से उसके होंठों पर एक अजीब पुरस्रार सी मुस्कान फैल गई। क्या देख रहे हो जवार, बैठो, खाना खाओ। मैंने उस पर से नज़रें हटाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। कमरा आज भी वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था, ऐसे जैसे मेरे बाद किसी ने इसमें कदम रखने की हिम्मत न की हो। अचानक मुझे शदीद भूख और थकावट का एहसास हुआ। मैं खामोशी से तख्त पर बैठ गया और खाना खाने लगा। तुम नहीं खाओगी? मैंने ज़ेबा की तरफ देखा। नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। खाला और अम्मी नज़र नहीं आ रही? कितनी खामोशी है घर में। वो तो चली गई हैं। कहाँ? जहाँ सबको जाना है, वो पुरस्रार अंदाज में बोली। मैं एकदम चौंक गया कि क्या मतलब? कुछ नहीं, वो आंटी सुरैया के घर गई हैं। वो बीमार है ना, बारिश की वजह से वापस ना सकी होंगी, वो मध्यम आवाज़ में कहते हुए मेरा जवाब सुने बगैर वापस चली गई। मेरा दिल चाहा उसके पीछे जाऊं, मगर थकावट के बाइस उठने की हिम्मत ना थी। कुछ देर बाद वो खुद ही वापस आ गई। ये लो चाय। उसने मेरी तरफ चाय का कप बढ़ाया।
میں نے خاموشی سے کب تھام لیا۔ بارش اب بھی مسلسل برس رہی تھی، جس سے سردی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے زیبا کی طرف دیکھا، وہ عام سے سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ زیبا تمہیں سردی نہیں لگ رہی؟ کوئی سویٹر پہن لو، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب انسان کے اندر سردی چھا جائے تو باہر کی ٹھنڈ اثر نہیں کرتی، وہ کھوئے کھوئے انداز سے بولی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے بیگ کی زپ کھولی اور جیکٹ نکالی، پھر اس کی طرف بڑھا دی اور غیر متوقع طور پر اس نے فرما برداری سے لے بھی لی۔ اماں اور خالہ تمہیں ایسے کیسے اکیلی چھوڑ گئی؟ انہیں کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ تم اکیلی کیسے رہتی تنہا رات بھر؟ میں نے سوالی انداز میں کہا۔ اس نے ایسی نظروں سے میری طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو جیسے تم چھوڑ گئے تھے۔ میں نے نظریں چرا لی۔ اچانک بس مسئلہ ہو گیا تھا، ورنہ وہ مجھے اکیلے نہ چھوڑتی۔ خیر آپ آرام کریں، اب میں چلتی ہوں، کہتے ہوئے وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں حیرت زدہ سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ نہ کوئی شکوہ، نہ گلہ، نہ شکایت، کچھ بھی تو نہیں کہا تھا اس نے مجھ سے۔ اور اماں اور خالہ، جب صبح وہ مجھے دیکھیں گی تو انہیں یقین ہی نہیں آئے گا۔ بہت زیادہ تھکاوٹ کے باوجود مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر جب میں تھک گیا تو اٹھ کر کمرے میں موجود واحد کھڑکی کھول کر باہر کا نظارہ کیا۔ مجھے ہمیشہ سے رات میں برستی بارش بہت پسند تھی۔ بارش اب رک چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سامنے چاند بادلوں کی اوٹ سے جھانک رہا تھا اور میرے ذہن میں وہ منظر آیا جب ہر روز رات کو میں چاند کا اسی طرح نظارہ کرتا تھا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں ماضی کی پرخار وادیوں میں بھٹکنے لگا، جہاں اذیت بھی تھی اور سکون بھی تھا، پریشانیاں بھی تھیں اور اطمینان بھی تھا۔ میں 5 سال کا تھا اور مکمل شعور کی دنیا میں قدم بھی نہ رکھا تھا۔ خالہ زبیدہ اپنی بھری جوانی میں اپنی بیوگی کا چولا اوڑھے اپنی 2 سالہ بیٹی زیب النساء کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ ان کے لیے میکے کے نام پر ہمارا گھر ہی تھا، کیونکہ تقریباً 1 سال پہلے نانا نانی کا انتقال روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ زیب النساء کو سب زیبا کہتے تھے۔ میرے ابا بہت رحم دل تھے، انہوں نے خالہ اور زیبا کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ ابا کی آمدنی تو زیادہ نہ تھی، مگر اتنی کم بھی نہ تھی، گزر بسر ہو ہی رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں اور زیبا اکٹھے اسکول جاتے تھے۔ میٹرک تک گاؤں میں پڑھا، پھر میں شہر جا کر پڑھنے لگا۔ زیبا نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں مہینے میں 1-2 چکر گھر کے لگا لیا کرتا تھا۔ وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے جب زیبا نے فون کیا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ابا کو شہر کے ہاسپٹل میں ہی داخل کروایا گیا تھا۔ میں بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹروں کی انتھک کوششوں کے باوجود بھی ابا نہ بچ سکے۔ جاتے جاتے ابا زیبا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گئے۔ میں اور زیبا ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، اس لیے انکار کا کوئی جواز نہ تھا۔ ابا تو چلے گئے مگر ڈھیر ساری ذمہ داریاں میرے لیے چھوڑ گئے۔ ان دنوں میرے پیپرز ہو رہے تھے جب ابا کا انتقال ہوا۔ بہرحال میں نے جیسے تیسے پیپر دے ہی دیے۔ نتیجہ آنے میں بھی بہت دن تھے۔ میں نے بہت سی جگہ اپلائی کیا تھا۔ ابا کا چھوڑا ہوا اثاثہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ میرا رزلٹ بھی آ گیا جو کہ بہت شاندار تھا، مگر ہر جگہ رشوت اور سفارش سے کام بنتا، جو کہ دونوں ہی میرے پاس نہ تھے۔ مایوسیوں اور پریشانیوں نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ پھر انہی دنوں ایک دوست کے ذریعے میرا ویزا دبئی کا لگ گیا۔ یہ میرے لیے کسی غیبی امداد کی طرح تھا۔ ابا کے اثاثے میں جو تھوڑا بہت بچا تھا میں نے ویزے میں لگا دیا۔ گھر میں کوئی بھی میرے باہر جانے پر راضی نہ تھا۔ ہر کسی کا یہی خیال تھا کہ یہاں رہ کر چاہے چپڑاسی لگ جاؤں مگر باہر نہ جاؤں، ان کی نظروں کے سامنے رہوں۔ زیبا الگ آنکھوں میں آنسو لیے گھر میں ادھر سے ادھر گھومتی رہتی۔ یہ سب میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں بہت چڑچڑا سا ہونے لگا تھا، مگر میں اپنے مستقبل کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ مجھے پوری امید تھی اس سے حالات سدھر جائیں گے اور میں واپس آ جاؤں گا، مگر باقی سب کو سمجھاتے سمجھاتے میں ہلکان ہو جاتا، مگر سنتا کون تھا۔ میرے جانے کا دن بھی آن پہنچا۔ اماں، خالہ اور زیبا نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے مجھے رخصت کیا۔ زیبا، میں وعدہ کرتا ہوں جلد واپس آؤں گا، پھر ہم شادی کریں گے اور ایک خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اور میں بھی تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا انتظار کروں گی اور میں ہی تمہارا استقبال کروں گی جب تم واپس لوٹو گے۔ اور پھر میں چلا گیا۔ کچھ دن مجھے سیٹل ہونے میں لگے، پھر مجھے وہاں ایک گزارے لائق نوکری مل گئی۔ میں گھر پیسے بھجوانے لگا۔ تقریباً 2 سال مسلسل گھر سے رابطہ رہا اور میں خاطر خواہ پیسے بھی بھیج دیتا تھا۔ لیکن پھر گردش دورہ میں کچھ ایسا پھنسا کہ کچھ ہوش نہ رہا۔ چوری کے جھوٹے الزام میں مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ وہاں سے نکلا تو میرے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ پھر بہت سی مشکلات سے گزر کر نیو یارک چلا گیا۔ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ میں ہی جانتا ہوں۔
फिर आज मेरा एक मकाम बन चुका था तो मैं वापस आ गया। मैंने बिस्तर पर गिरते ही आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद ही नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई। खिड़की से आती सूरज की रोशनी ने मुझे नींद से बेदार किया था। कुछ देर मैं यूं ही लेटा छत को घूरता रहा, फिर उठकर वॉशरूम में घुस गया। फ्रेश होने के बाद मैं बाहर निकला। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मेरा ख्याल था कि अम्मा और खाला भी लौट आई होंगी, लेकिन गैर मामूली खामोशी कुछ और बावर करवा रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला, ज़ेबा को आवाज़ें दी मगर कोई जवाब न मिला। पूरा घर छान मारा मगर कोई ना था। मुझे लगा ज़ेबा शायद अम्मा और खाला को लेने गई है। मैं बाहर जाने वाला था जब मेरी नज़र अम्मा के कमरे में मौजूद बेड पर पड़े खाली लिफाफे पर पड़ी। वो लिफाफा खासा मोटा था। मैंने उसे खोलकर देखा। काश मैं उसे ना ही खोलता। अस्सलाम वालेकुम ज़वार। किस तरह अपनी तहरीर शुरू करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, अल्फाज जैसे खो गए। कैसे बताऊं तुम्हें कि यहाँ सबका क्या हाल रहा है? 2 साल तक तो तुमने राब्ता न रखा, फिर न जाने कहाँ चले गए। कितने ही खत लिख चुकी हूँ पर जवाब न दारी। हर बार खत वापस आ जाता है। माजी और खाला हर वक्त तुम्हारी खैर और वापसी के लिए दुआ गो रहती थी। हर वक्त तुम्हारे बचपन के किस्से याद करती और रोती रहती। लेकिन अब मैं अकेली हो गई हूँ, बिल्कुल अकेली। दोनों मुझे छोड़ गई हैं, पहले खाला और फिर अम्मा भी। ओह मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मेरी प्यारी अम्मा और माँ से बढ़कर प्यार करने वाली खाला चली गई। मैंने दोबारा हिम्मत करके ख़त पढ़ना शुरू किया। ज़वार में बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। गांव वालों ने जीना जीरन कर दिया है। हर कोई एक ही रट लगा रहा है, शादी कर लो। अकेली लड़की कब तक इस घर में अकेली रहेगी? मैं थक गई हूँ इनसे लड़ते लड़ते। कभी दिल चाहता है अम्मा और खाला के पास चले जाऊँ, मगर नहीं, मुझे अपना वादा निभाना है। मुझे पूरा यकीन है तुम लौट आओगे, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है मैं अपना वादा निभा ना पाऊंगी, क्योंकि अब तो सांसों ने भी शायद साथ ना देने का फैसला कर लिया है। और ये तन्हाई किसी जहरीले सांप की तरह हर वक्त मुझे डसती रहती है। अब ये घर ना तो घर लगता है ना मकान, कोई खस्ता हाल खंडर लगता है। मुझे पता है तुम्हें बहुत मुश्किल आन पड़ी होगी जो राब्ता ना रख सके, लेकिन मैं तुम्हारी मुंतज़िर हूँ। खुदारा जल्दी लौटाओ। मेरे जिस्म से सांस का बंधन टूटने से पहले सिर्फ तुम्हारी ज़ेबा। मैं निडाल से अंदाज में बिस्तर पर ढह गया। फिर रात को ज़ेबा ने यह क्यों कहा कि अम्मा और खाला सुराइया आंटी के घर गई हैं और वो खुद कहाँ है? सोचो ने मेरा दिमाग फाड़ कर चकरा कर रख दिया था। अम्मा और खाला की दायमी जुदाई ने मुझे चूर चूर कर दिया था। रह रहकर एक ही ख्याल आया जा रहा था कि वो मेरे इंतज़ार में मुझसे मिले बगैर ही चली गई। जी चाह रहा था फूट फूट कर रोऊं, मगर मैंने अपने जज्बातों पर बंद बांध दिए थे। मैं उठ खड़ा हुआ, एक दफ़ा फिर पूरे घर का चक्कर लगाया, मगर ज़ेबा को मौजूद ना पाकर घर से बाहर आ गया। सामने से चचा रहीम को आते देखा तो उनकी तरफ बढ़ा। मैंने उन्हें सलाम किया। चचा ने घूर कर मुझे देखा और फिर अगले ही लम्हे मुझे पहचान गए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आ गए तुम? वाह मियाँ, अब क्यों आए हो? क्या लेने? जो तुम्हारे इंतज़ार में बैठी थी वो तो बारी बारी चली गई। चचा खासी खफगी से मेरी तरफ देखकर बोले। मैंने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। चचा ज़ेबा कहाँ है, आपको पता है? मैंने उम्मीद भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा। वो मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं पागल हो गया हूँ। चचा ज़ेबा कहाँ है? आप तो यहीं पर थे ना? आपने देखा उसे, वो किस तरफ गई है? उनकी तरफ से जवाब ना पाकर मैं दोबारा गोया हुआ। बच्चे, वो तो पिछले साल ही इस दुनिया से चली गई थी और तुम्हारी माँ और खाला साल भर पहले, चचा ने हमदर्दी से मुझे बताया। और जैसे मेरे आसाब पर किसी ने बम फेंक दिया था, मेरे कंधों से मेरे फरिश्ते कूच कर गए। मुझे लगा मेरी जान अभी निकल जाएगी। मैं जो पहले ही अम्मा और खाला की मौत के सदमे से बाहर नहीं आया था, ज़ेबा की मौत का सुनकर मेरे आसाब जवाब देने लगे। मैं लड़खड़ाते कदमों वापस मुड़ गया। तो रात को फिर वो कौन थी? क्या ज़ेबा की रूह? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। न जाने कितनी देर मैं अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा, दिमाग की रग फट जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी तो ना हुआ। एक खौफ था जो मेरे इर्द गिर्द अपने पंजे मजबूती से गाड़ चुका था। मुझे इस घर से वहशत होने लगी, दम घुटने लगा। अचानक शायद तेज़ आंधी आई थी, जो खिड़कियां और दरवाजे ज़ोर ज़ोर से हिलने शुरू हो गए। इस वक्त आंधी का आना हैरत अंगेज था। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। खड़खड़ा कर दरवाजे बंद हो गए। चूंकि कमरे में उसके अलावा रोशनी का कोई रास्ता न था, इसलिए कदरे अंधेरा सा फैल गया। फिर अचानक से एक साया नमूदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होता चला गया। वो कोई और नहीं बल्कि ज़ेबा थी। ज़ेबा?
तुम तो मर गई हो ना फिर हैरत और खौफ से मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। जवार, तुम क्यों डर रहे हो? मैंने तो सिर्फ अपना वादा निभाया है, लेकिन तुमने अपना वादा निभाने में बहुत देर कर दी। मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, इसके बाद मेरी रूह को करार आ जाएगा। बस तुम अपना ख्याल रखना। यह कहते हुए वो गायब हो गई। ज़ेबा सुनो तो, मेरी बात सुनो। मैं मजबूर था, बहुत कोशिश से वापस आया हूँ। मैं भी तुम सबके बगैर अधूरा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं चीखता रहा मगर कोई जवाब न मिला। अब मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं था। सब कुछ तो ख़त्म हो गया था, सिवाय पछतावे के मेरे पास कुछ भी तो न बचा था। काश मैं वहाँ ना जाता, काश मैं पकड़ा ना जाता, झूठा इल्ज़ाम ना लगता। काश काश काश। न जाने कितने ही काश जमा हो चुके थे मेरे पास, मगर मैं सिवाय हाथ मलने के क्या कर सकता था। मुझे मालूम था कि अब मैं बाकी की ज़िंदगी सुकून से ना गुजार सकूंगा। मैंने अपना बैग उठाया और वापस जाने के लिए तैयार हो गया। शायद वहाँ जाकर मैं फिर जज्बात व एहसासात से आरी हो जाऊं और फिर पहले की तरह दूसरों के साथ एक सरपट दौड़ में शामिल हो जाऊं और अपनी ज़ात के इस पछतावे को भी भूल जाऊं, या शायद फिर ये मेरी भूल हो। और कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है नसीम अख्तर साहब, यूएसए से। मेहरान गुल साहब हैं सुरजानी टाउन कराची से। और उल्फत खान साहिबा हैं दिल्ली से। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।